वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2023 का शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ था, जिसके ऑलरेडी हम कुछ वीडियोस के अंदर 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले भी हमने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2023 का जो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाइए, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको चैनल पर डिफरेंट इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स हमने वहाँ सॉल्व किए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर शुम्पीटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। हमें पता है हम जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में शुम्पीटर का इनोवेशन थ्योरी को पढ़ते हैं। अब ये बोला गया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। पहले बोला गया है डेवलपमेंट इज फाइनेंस बाय रियल सेविंग, कि डेवलपमेंट को फाइनेंस करने का काम सेविंग करती है रियल। कैपिटलिज्म जो होता है कीप इट्स करेक्टर इंटरैक्ट ओवर अ टाइम, जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो जो है उनमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता पूरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड ऑप्शन में बोला है डेवलपमेंट इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है डेवलपमेंट करने की वजह से इन्फ्लेशन होता है। एंड फिफ्थ ऑप्शन में बोला है अनलिमिटेड सप्लाई होती है लेबर की इकोनॉमी के अंदर। अब देखिए जब हम डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं शुम्पीटर के अकॉर्डिंग, तो शुम्पीटर जो होता है उसमें इनोवेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। वो कहता है कि एक इकोनॉमी जो होती है सर्कुलर फ्लो पॉवर्टी की तरह उसमें फंसी होती है। अगर आपको सर्कुलर फ्लो को तोड़ना है, इस सर्कुलर फ्लो को, ठीक है, तो आपको कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, कोई नया प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा, कुछ नया इनोवेट करना पड़ेगा। और इनोवेशन के लिए जो बैंक है ना वो आपको फाइनेंस देगा, पैसा देगा। तो वो इस तरह से वो कहता है कि इनोवेशन करने से क्या होता है, इकोनॉमी में नया कॉन्सेप्ट आता है, नया प्रोडक्ट आता है, जो प्रॉफिट होता है वो भी इसी वजह से जनरेट होता है क्योंकि कुछ नया इकोनॉमी में आया है। और फिर क्या होता है दूसरे जो एक प्रोडक्ट नया आ गया इकोनॉमी में, तो दूसरे जो एंटरप्रेन्योर है या दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसकी कॉपी करते हैं और इससे कहीं ना कहीं अल्टीमेट फ़ायदा कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में ये इनमें से कोई भी बात नहीं बोली गई। अनलिमिटेड सप्लाई के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। डेवलपमेंट करने की वजह से इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि क्या होता है जब प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया जाता है तो प्रोडक्ट सस्ता होगा। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया ए प्रोडक्ट को किसी ने ना कॉपी कर लिया, उसके जैसा प्रोडक्ट बनाया और वो क्या कर रहा है उसको सस्ता बेच रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से डेवलपमेंट होने की वजह से इन्फ्लेशन घटता है ना कि बढ़ता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर बोला है डेवलपमेंट जो है वो सेविंग की वजह से फाइनेंस होगा। डेवलपमेंट में इनोवेशन रोल प्ले करता है और इनोवेशन करने के लिए जो पैसा है वो बैंक देते हैं। तो यहाँ पर भी ये बात बोली गई गलत है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सारे ही ऑप्शंस आपके क्या है रॉन्ग है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। अब हमें पता है कि हम इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हो। अब हमने इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो हमें ये देखना है कि हम उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, इट हैज़ अ रूट्स इन द थ्योरी ऑफ एक्सटर्नैलिटी एंड पब्लिक गुड, कि सबसे बड़ी जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं और पब्लिक गुड का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल राइट है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड को पढ़िए, इट इज़ बेस ऑफ न्यू क्लासिकल वेलफेयर थ्योरी। जो इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं ये न्यू क्लासिकल थ्योरीज पर बेस्ड है। ये भी बात सही है क्योंकि आप उसमें डोल्टन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, ठीक है। डोल्टन का कॉन्सेप्ट हम इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जो कि मार्जिनल बेनिफिट प्रिंसिपल और मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल, सोशल बेनिफिट
हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट से हम इक्वालिटी लेके आते हैं और पब्लिक गुड का डिसीजन लेते हैं कि कितनी बनानी चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स न्यो क्लासिकल वेलफेयर थ्योरीज पर बेस है। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगला पढ़िए, इट इविजन ह्यूमन इकोनॉमी एज अ सब सिस्टम ऑफ अ बायोस्फीयर, कि क्या सिर्फ हम इसमें ह्यूमन इकोनॉमी की बात करते हैं, नहीं, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन इकोनॉमी उसका एक पार्ट है, ना कि सिर्फ हम इसमें ह्यूमन इकोनॉमी और उसको हम सब सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स की नहीं होती। इट एंगेज विद द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि क्या इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स सिर्फ इन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जो मैटर होते हैं, जो एनर्जी होती है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या बोला गया है कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैटर और एनर्जी यही हम पढ़ते हैं या इसमें यही होता है, ये बात यहाँ पर गलत बोली गई है। तो ये आप देखिए, ये वाला भी आपका गलत है, ये भी आपका रॉन्ग है। अगला देखिए, इट फोकस ऑन फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे टू रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट डैमेज। इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में आपको तरह तरह के मेथड्स बताए जाते हैं, तरह तरह के टेक्निक्स बताई जाती है कि किस तरह से आप इन्वायरमेंट में जो डैमेज हो रहा है उसको कम कर सकते हो। तो ये स्टडी हम इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए बी एंड ई। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ वीक सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वीक सस्टेनेबिलिटी जो है वो क्या, वो कॉन्सेप्ट क्या है। अब क्या होता है, हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है जो कि इन्वायरमेंट ने हमें दिया है, हमें उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, इन्वायरमेंट ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। एक रिसोर्सेज होता है मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, एक रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज, एक है मैन मेड रिसोर्सेज। तो वीक सस्टेनेबिलिटी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज अगर हमारे पास नहीं है तो हम उनको मैन मेड रिसोर्सेज से पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, सन है, तो इनका मानना होता है वीक सस्टेनेबिलिटी का, उनकी जो विशेषता है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास सन की फैसिलिटी नहीं है तो हम आर्टिफिशियल सन जो है, जो मैन मेड सन है, मान लो जो साइंस ने टेक्नोलॉजी से बनाया होगा आर्टिफिशियली, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो वीक सस्टेनेबिलिटी पूरी तरह से नेचुरल कैपिटल को मैन मेड कैपिटल में सब्स्टिट्यूट करने पर क्या देती है, बल देती है। और इसमें तो काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि जो वीक सस्टेनेबिलिटी होती है ना, वीक सस्टेनेबिलिटी जो थ्योरी है या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें इस बात पर काफ़ी जोर दिया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी रिसोर्सेज, हमारे जो एक्शन होंगे, फ्यूचर वाली जो जनरेशन होती है, मान लो आप आज रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर लो तो क्या होगा, कल को फ्यूचर जनरेशन के पास जो रिसोर्सेज हैं वो जो है कम बच पाएंगे। तो वहाँ पर जो वीक सस्टेनेबिलिटी है आपको ये समझाना चाहती है कि हर एक जनरेशन को अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब क्या उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और हमें अपनी कैपिटल जो है ना, जितना मिनिमम कैपिटल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, आपको जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कि इन्वायरमेंट में जितने भी स्केयर्स रिसोर्सेज होते हैं उनको आपको एफिशिएंट यूज़ करना आना चाहिए। ये वीक सस्टेनेबिलिटी थ्योरी आपको बताती है। ठीक है, आपको फिर भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया वीक सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। हमसे क्वेश्चन वीक का पूछा गया है तो आप वीक को पढ़िए। नेचुरल कैपिटल एंड अदर टाइप ऑफ कैपिटल, अदर टाइप ऑफ कैपिटल मतलब मैन मेड कैपिटल, वो क्या है, परफेक्टली एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। यही बात मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बोला गया है, जो इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसमें बताया गया है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन होता है
वो कहीं ना कहीं जो हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती है या इनोवेशन हम नए प्रोडक्ट का करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो वही बात ये यहाँ पर कह रहा है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। और उसके बाद देखिए अगले पॉइंट में क्या बोला है कि द टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीगेट स्टॉक ऑफ कैपिटल शुड बी लीस्ट मेंटेन और आइडली इंक्रीज फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि हमें क्या करना है, हमें एक जो कैपिटल का जो मिनिमम स्टॉक होना चाहिए आपके पास रिसोर्सेज का, उसको मेंटेन रखना है ताकि फ्यूचर जनरेशन उसका सही से यूज़ कर सके, उनके लिए भी हमें बचा के रखना है। अभी मैंने आपको यही बात समझाई थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला है वीक सस्टेनेबिलिटी में बोला है आपको ऑप्टिमम एलोकेशन करना होगा जो रिसोर्सेज आपका क्या है, स्केर्स है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि टेक्निकल आपको एक कोई टेक्निकल या सफिशिएंट अप्रोच को अपनाना होगा कि क्या आपके पास रिसोर्सेज को यूज़ करने की रैशनैलिटी है। तो मैंने आपको सारी करैक्टरिस्टिक्स वीक सस्टेनेबिलिटी की पढ़ा दी। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं और क्या करते हैं, टिक करते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए, इट कंसीडर मैन मेड कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल एज क्लोज सब्सिट्यूट। अभी मैंने फर्स्ट आपको करैक्टरिस्टिक्स में यही कराया कि मैन मेड कैपिटल और नेचुरल कैपिटल एक दूसरे के सब्सिट्यूट होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला पढ़िए, इट पुट emphasizes ऑफ इनिशियल साइज ऑफ इकोनॉमी सिंस द इनिशियल साइज ऑफ कैपिटल स्टॉक इज कंसीडर रेलिवेंट। क्या अभी हमने वीक सस्टेनेबिलिटी पढ़ी तो उसके अंदर किसी तरह की बात नहीं की गई है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना जो है रिसोर्सेज का स्टॉक होना चाहिए। तो इनिशियल साइज ऑफ इकोनॉमी के बारे में कोई बात नहीं की गई, बल्कि हमें ये कहा गया है कि हमें एक लिस्ट जो साइज है कि हमें कम से कम इतना जो रिसोर्सेज है उनको बचाना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन क्या कर सके, उसका यूज़ कर सके। तो वहाँ पर इनिशियल साइज ऑफ इकोनॉमी के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला ऑप्शन पढ़िए, इट रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच जनरेशन टू एंश्योर दैट देयर एक्शन डू नॉट कंप्रोमाइज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ जनरेशन टू फॉलो। तो यही बात अभी मैंने आपको समझाई थी कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो एक्शन है, जो भी आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, जैसे प्रेजेंट जनरेशन जो भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो उनके रिसोर्सेज यूज़ करने से आने वाली जो जनरेशन है, जिसको उनको आने वाली जनरेशन को भी रिसोर्सेज को यूज़ करना है, तो उनके लिए आप कम ना छोड़ो, उनके लिए भी उनके प्रोडक्टिव यूज़ के लिए उसको छोड़ा जाए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर बोला गया था कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी डज नॉट होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया तो उसमें क्या बोला हुआ है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आप कितना कैपिटल स्टॉक जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करते हो, बचाते हो। तो यहाँ पर ये बोला है कि कैपिटल स्टॉक को आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, ये बात यहाँ पर गलत बोली गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया सॉरी द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी डज नॉट हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। सॉरी, ये ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन गलत हो गई। यहाँ पर ये बोला गया है जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन होता है कि आपके पास स्टॉक, जो कैपिटल स्टॉक होता है ना, अलग अलग रिसोर्सेज का स्टॉक है, आपके पास कौन सा ज़्यादा मात्रा में है, कौन सा कम मात्रा है। कंपोजिशन होता है कोई चीज़ दो चीज़ों से मिलकर, मान लो एक चीज़ है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर भी यही बोला है, कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक डज नॉट हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये बात सही है, कंपोजिशन मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं। कंपोजिशन कुछ भी हो वो चलेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको राइट आंसर कहूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए, नेचुरल कैपिटल एंड एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू नेट नेशनल इनकम ओवर ए इंडेफिनेट पीरियड, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई कि कितना आपके पास नेसेसरी होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको कहूँगी ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है, वीक सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी। आप क्या करना,
एक बार पॉज करना इसको, और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना उसको एक बार जरूर रीड करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, जो कि टैरिफ बैरियर नहीं है। नॉन टैरिफ बैरियर कौन कौन से होते हैं? कोटा हो गया, अपनी मर्जी से आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देना, एक्सपोर्ट सब्सिडी, ये तीनों ही क्या है आपके नॉन टैरिफ बैरियर है। बल्कि कंपाउंड टैरिफ और ये एड वैलोरम टैरिफ, ये दोनों क्या होते हैं, टैरिफ बैरियर होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी एंड सी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर आपसे पूछा गया है मार्शल लर्नर की कंडीशन। मार्शल लर्नर की कंडीशन आपको सबको पता है। मार्शल लर्नर की कंडीशन क्या कहता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी, एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ इंपोर्ट की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन अगर 1 होगा तो डिवैल्यूएशन करने से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट लेस देन 1 होगा तो आपका क्या होगा, डिवैल्यूएशन करने से, करेंसी की वैल्यू को घटाने से आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इक्वल टू 1 है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको इन्हीं को ध्यान में रख के ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट कंडीशन को पढ़िए। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है डिवैल्यूएशन विल इंप्रूव द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ द सम ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट वाली सिचुएशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो ये बात तो सही है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। सेकंड पढ़िए, डिवैल्यूएशन विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ डेफिशिएट, डेफिशिएट मतलब घाटे को बढ़ा देगा अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज लेस देन 1। ये बात भी सही है। अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट लेस देन क्या हो गई, 1 हो जाएगी तो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को घाटे वाला बना देगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट बोली गई है। अगला देखिए, डिवैल्यूएशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ द सम ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 1। ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर क्या बोली गई है, सही बोली गई है। अगला देखिए, इन केस डिवैल्यूएशन कैन इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम इफ आइदर द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इज 0। नहीं, ऐसा करने से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखिए, मार्शल लर्नर कंडीशन हैज़ नो रिलेशन विद बीओपी। नहीं, अभी तो आपने पढ़ा कि मार्शल लर्नर की कंडीशन जो है बीओपी में सुधार होगा या नहीं होगा उसी को बताती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन फर्म सेट इट आउटपुट बिफोर द अदर फर्म डू, कि एक फर्म अपना उत्पादन पहले ही तय कर लेती है दूसरी फर्म के उत्पादन के तय करने से पहले। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टैगलबर्ग मॉडल में है, तो इसका स्टैगलबर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ईच फर्म करेक्टली एज्यूम हाउ मच इट्स कॉम्पिटिटर, कि उसके जो कॉम्पिटिटर है वो कितना प्रोड्यूस करेंगे विद ए सेट ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन लेवल। तो यहाँ पर बोला है कि हर एक फर्म क्या कर लेती है, ये एज्यूम कर लेती है कि जो उसका कॉम्पिटिटर है ना, उसका कॉम्पिटिटर जो है कितना प्रोड्यूस जो है वो करेगा और कितना जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस कर पाएगा, और उसके लेवल को पहले ही डिसाइड कर लेती है। तो ये जो आएगा आपका कुरनोट मॉडल के अंदर आएगा। उसके बाद देखिए, फर्म आर रेलिवेंट टू चेंज प्राइस इफ कॉस्ट एंड डिमांड आर चेंज। पॉल स्वीजी का जो किंग डिमांड का मॉडल है उसके अंदर अगर एक फर्म का प्राइस और कॉस्ट जो है वो चेंज होता है, कॉस्ट चेंज होता है, तो वो भी अपने डिसीजन को चेंज कर लेती है। तो इसका जो आपका पॉल स्वीजी आएगा। एंड अगला देखिए, ईच फर्म ट्रीट द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर एज फिक्स एंड ऑल फर्म डिसाइड साइमल्टेनियसली व्हाट प्राइस चेंज। इसमें क्या कह रहा है कि एक जो फर्म है वो ये डिसाइड कर लेती है कि उसकी कॉम्पिटिटर प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगी,
वो चाहे कितना भी प्राइस में चेंज कर ले, ऐसा आपको पता है बर्टनैंड के मॉडल में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्टनैंड का मॉडल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग का है। आपको पता है रॉबर्ट सोलो का जो मॉडल है न्यू क्लासिकल थ्योरी है, सोलो ने दिया था इसको। पॉल सैमुअल्सन एंड रॉबर्ट लूकस का जो मॉडल है एंडोजीनियस ग्रोथ की थ्योरी से कहा जाता है। इसके बाद पॉल सैमुअल्सन ने क्या दिया था, फाउंडेशन दी थी किसकी, इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी की। ठीक है, पॉल सैमुअल्सन ने क्या दिया था, जो बिजनेस साइकिल जो थ्योरीज है, फाउंडेशन जो थ्योरीज होती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो उन्होंने दी थी। ओकन्स लॉ जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट में एक तरफ हम अनएम्प्लॉयमेंट लेते हैं और एक तरफ आउटपुट लेते हैं और एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाता है। ओकन्स लॉ आपको हमेशा ये बताता है कि अगर एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को 1% से घटाया जाएगा तो आपका प्रोडक्ट जो है 2% से कटौती होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट, इसका थर्ड, पॉल सैमुअल्सन इसके साथ, ओकन्स लॉ जो है अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब बोला गया है डिटेक्टिंग सीरियल कोरिलेशन, आपको कोरिलेशन को हटाना है, उसको डिटेक्ट करना है, ख़त्म करना है। तो उसके लिए आप कौन से टेस्ट का यूज़ करोगे, यहाँ पर ये बोला गया है। तो सबसे पहले अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कोरिलेशन को डिटेक्ट करना है तो हमें जो टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा वो टेस्ट कौन सा है, हेटेरोसेडासिटी को कट करने के लिए आप कौन से टेस्ट का यूज़ करोगे, और उसके बाद है मल्टी कोलिनियरिटी को ख़त्म करने के लिए या स्पेसिफिकेशन एरर जो है उसको ख़त्म करने के लिए कौन से टेस्ट का यूज़ करोगे। सबसे पहली बात, अगर हमें सीरियल कोरिलेशन को ख़त्म करना है तो हम रन टेस्ट का जो है यूज़ करेंगे। दूसरी बात, हेटेरोसेडासिटी है तो आप गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट जो होता है हेटेरोसेडासिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम उसके साथ जाएंगे। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी अगर आपके डाटा में है तो आप कंडीशन इंडेक्स जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है आपको, स्पेसिफिकेशन एरर को चेक करना है, तो आप आराम से रीसेट टेस्ट का जो है यूज़ कर सकते हो। तो आप अब इसके बाद क्या करना है, इसको मैच कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 69 क्वेश्चन में क्या बोला है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग का क्या है क्वेश्चन है। अब आप देखिए जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन किसके साथ जाएगा, लीनियर फंक्शन किसके साथ जाएगा, फोर्थ के साथ जाएगा। उसके बाद आपसे क्या बोला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आप डायग्राम बनाते हो तो वो इस तरह से बनेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है आपका, क्वाड्रेटिक फंक्शन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में जो डायग्राम बनते हैं ना, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन से ही बनते हैं, तो वो आपका डायग्राम इसके साथ जाएगा। क्यूबिकल फंक्शन जो है आपका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो वो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के काफ़ी क्वेश्चन सीक्वेंस में आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, मैजलर पैराडॉक्स, बीच हीट इफेक्ट, वो डचीज डिसीज, जेकब। तो सबसे पहले जो आपको पता है उनके साथ आपकी क्या कीजिए, उनको मैच कर लीजिए। हमें पता है जेकब क्या दिखाता है कि करेंसी का डिवैल्यूएशन आपने किया तो उसकी वजह से जो ट्रेड बैलेंस पर आपके क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जेकब का फोर्थ का तो आपको फोर्थ पता है। उसके बाद आपके लिए मैजलर पैराडॉक्स भी आपको पता है। मैजलर पैराडॉक्स क्या है कि कहीं ना कहीं जो स्टोपर सैमुअल्सन थ्योरम है उसका क्या हो जाता है, वोलेशन हो जाता है, तब जो है मैजलर पैराडॉक्स आता है। क्योंकि स्टोपर सैमुअल्सन थ्योरम क्या कहती है, स्टोपर सैमुअल्सन थ्योरम में ये कहा जाता है जब एक कंट्री क्या करती है, टैरिफ लगाती है, टैरिफ लगाने से उसके देश में जो स्केयर्स फैक्टर होता है ना उसको फ़ायदा होता है। लेकिन मैजलर पैराडॉक्स इसका उल्टा कहता है, वो ये कहता है कि जब कंट्री जो है ट्रेड करती है, टैरिफ लगाती है, तो जो देश में अबंडेंट फैक्टर होता है ना उसको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे मैजलर जो पैराडॉक्स है वो स्टोपर सैमुअल्सन के साथ जाएगा, वोलेशन ऑफ स्टोपर सैमुअल्सन। अब आप देखिए आपको दो तो पता थे, लेकिन दो जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके लिए क्या है, एक तरह से बिल्कुल नए हैं। अगर हम बात करें बीच हीट इफेक्ट की, तो ये इफेक्ट ना, ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, इसमें बताया जाता है कि अगर आपकी एक्सचेंज रेट में, टेम्परेरी एक्सचेंज रेट फंक्शन में चेंज आता है ना, तो उसकी वजह से आपके ट्रेड में
ट्रेड होता है और ट्रेड में जो प्राइसेस होती हैं और जो क्वांटिटी होती है उस पर भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्टर मे हैव अ रेडुलेंट टू इंक्रीज द प्राइस बाय फुल अमाउंट ऑफ डॉलर डेप्रिसिएशन, कि कभी भी क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में कि जितने से आपके डॉलर का क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, डॉलर की वैल्यू जितने से गिरती है उतने ही अमाउंट से कभी भी एक्सपोर्टर नहीं चाहता कि जो प्राइस है वो इंक्रीज करे, क्योंकि टेम्परेरी एक्सचेंज रेट में काफ़ी चेंजेस उसकी प्राइस और क्वांटिटी को चेंज कर देता है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएगा। अगर हम बात करें डच डिसीज़ की, तो डच डिसीज़ इकोनॉमिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मान लो एक कंट्री है, कोई भी कंट्री है, वो नेचुरल रिसोर्सेज में उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अबंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज में। तो डच डिसीज़ में ये बताया जाता है कि कोई भी इकोनॉमी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में अबंडेंट है, लेकिन वो तब तक उस नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं उठा सकती जब तक कि उस इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स पूरी तरह से डेवलप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि यहाँ पर ये बताया जाता है लॉस ऑफ, जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाती हूँ। मान लो ए कंट्री है, ए कंट्री के अंदर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तेल की खाने बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वो चाहे तो इसको कितना भी एक्सपोर्ट कर सकती है और कितना बड़ा फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जाता है, समझाया जाता है विद एग्जांपल से कि क्या होता है ना, उसके पास यहाँ पर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन उसके जो और सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिफरेंट जितने भी सेक्टर्स हैं वो डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से जो फ़ायदा मिलना चाहिए ना इस रिसोर्सेज होने की वजह से, वो फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता। उस इकोनॉमी में क्या होता है, लॉस हो रहा होता है। जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है ना, इस सेक्टर के अलावा जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनमें जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए डच डिसीज़ कहाँ जाएगा, लॉस ऑफ रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर। यही बात बोली है कि लॉस होता है, लेकिन कहाँ लॉस होता है, जो ट्रेडिशनल और सेक्टर होते हैं ना उस कंट्री के, उनमें होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट नया है, आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैच द फॉलोइंग का है। इसमें भी बोला गया है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जो प्रिंसिपल एजेंट की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल आप किस तरह से समझ सकते हो, प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये कंपनी का क्या है, कंपनी का ओनर है, ठीक है। एजेंट मान लो कंपनी में काम करने वाला मैनेजर। तो हमेशा क्या होता है, एजेंट प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि इनके जो थॉट्स होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ओनर हमेशा चाहेगा कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है वो ज़्यादा इंक्रीज होता रहे, और मैनेजर हमेशा चाहता है कि उसका जो प्रमोशन है वो होता रहे। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम तभी आती है जब एक इंडिविजुअल अपने परस्यू करता है अपने गोल को रादर देन द गोल ऑफ एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर दोनों ही अपने अपने गोल को परस्यू करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आती है। मोरल हज़ार्ड एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम किसी एक पर्सन के जो एक्शन है उनको जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि जो प्रदूषण का नियंत्रण करने वाला पर्सन है जिसका काम है देखना, लेकिन वो ये नहीं देख सकता कि जो कौन पोल्यूट कर रहा है, कितना पोल्यूट कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है कितना पोल्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर यही है, वन एक्शन आर अनऑब्जर्वेबल एंड इट कैन अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ पेमेंट। तो इसके साथ ये जाएगा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन क्या है कि जब हम हमारे पास जो कॉमन पूल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो उस समय जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के नाम से जानी जाती है। प्रॉब्लम ऑफ लेमन मार्केट क्या होती है, लेमन मार्केट क्या होती है, लेमन मार्केट को हम क्या कहते हैं, सेकंड हैंड कार मार्केट भी बोला जाता है, ठीक है, सेकंड हैंड कार मार्केट भी बोला जाता है। तो इसमें वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या होता है, जो सेलर होता है ना उसके पास ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन होती है प्राइस और क्वांटिटी की प्रोडक्ट की। तो आप क्या करना, अब इसको जो है मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 72 क्वेश्चन भी आपका मैच द फॉलोइंग का है। आपने देखा है शिफ्ट 2 के अंदर मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा जो है आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया है लॉन्च ऑफ SP एंड CNX निफ्टी
का जो कॉन्सेप्ट है ये कब लॉन्च किया गया था? तो इसको जो लॉन्च किया गया था अप्रैल 1996 के अंदर क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। उसके बाद है स्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड की इन्वेस्टर्स के लिए जो है प्रोटेक्शन फंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कब बनाया गया था? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये फंड जो है 1995 जुलाई 1995 में बनाया गया था। उसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी वेबसाइट www.nsiindia.com ये जो वेबसाइट है इनकी, ये इन्होंने कब लॉन्च की? तो ये इन्होंने 1998 जुलाई 1998 में क्या की थी? लॉन्च की थी। उसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो है कब माना गया? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो है अप्रैल 1993 के अंदर जो है माना गया था। अब आप क्या करना, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखना। आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93 क्वेश्चन, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? कार्ल मार्क्स आपको पता है, कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था? रिजर्व आर्मी का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया है। एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर का दिया है। रोस्टन रोडार ने बिग पुश थ्योरी दी है। डब्ल्यू रोस्टो ने जो स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की वो दी है, जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में बात की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर मैच द फॉलोइंग का है। यहाँ पर बोला गया है स्टेट और उसके साथ बोली गई है पॉपुलेशन नंबर्स में। तो नंबर्स में पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 68,548। तो राजस्थान जाएगा 68,548। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 72,147। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो क्या है? 91,276। ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है 72,627। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका मैच द फॉलोइंग का ही है। इसके अंदर आपसे बोला हुआ है आपको ऑर्गेनाइजेशन और इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर जो है उसको मैच करना है। अगर हम करें नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट 1982 में हुई। इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC इसकी जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1948 है, 1948 है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1964 है। ICICI बैंक जो है इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो जो है 1955 में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चन है, क्योंकि 90 से लेकर 100 तक आपके क्या हैं 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ क्या करने हैं? पैसेज वाले हैं। तो पैसेज वाले क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो बचे 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में कितने हो गए हमारे? 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे 15 क्वेश्चन जो है रह गए हैं, जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसको करके कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।